दोस्तों एक बार फिर से सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां वेद जावेद अख्तर। और आज सत्यजीत राय की एक कहानी है जिसका नाम है रतन बाबू और वो आदमी। तो आइए नई कहानी शुरू करते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद रतन बाबू ने जब अपने इर्द गिर्द निगाह डाली तो उनका मन बहुत खुशियों से भर गया। जगह तो अच्छी लगती है। स्टेशन के पीछे का सखुई का पेड़ अपना सर उठाए ऊपर खड़ा है और उसकी डाल में एक लाल रंग की पतंग लटकी हुई है। लोग ज्यादा बिजी नहीं हैं। हवा में एक तरह की सौंधी खुशबू है। कुल मिलाकर यहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा है। उनके साथ एक छोटा बिस्तर और चमड़े का एक सूटकेस है। कुली की कोई जरूरत नहीं है। रतन बाबू ने उन चीजों को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और गेट की तरफ बढ़ गए। बाहर रिक्शा मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। धारीदार हाफ पैंट पहने हुए छोकरे जैसे दिखने वाले रिक्शे वाले ने पूछा, कहाँ जाइएगा बाबू? रतन बाबू ने कहा, न्यू महामाया होटल। कहाँ है जानते हो? छोकरे ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, बैठिए। घूमना फिरना एक तरह से रतन बाबू का झक्कीपन ही कहा जाएगा। मौका मिलते ही वो कलकत्ते से बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। ये नहीं कि वो हमेशा ही उन्हें ऐसा मौका मिल जाता है, क्योंकि वो नौकरी करते हैं। कलकत्ते के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफिस में किरानी का काम करते हैं। 24 साल से वो इसी नौकरी पर हैं, इसलिए उन्हें बाहर जाने का मौका साल में एक बार ही मिलता है। पूजा की छुट्टी के साथ ही साल भर में मिलने वाली छुट्टी लेकर वो हर साल कहीं ना कहीं सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। सैर सपाटे के मामले में वो किसी को अपने साथ नहीं लेते। लेने की ख्वाहिश भी उनके मन में नहीं जागती। ये नहीं कि शुरू में साथी की कमी उन्हें अखरती नहीं थी। एक बार बगल की मेज के केशव बाबू से उनकी इस बारे में बातचीत हुई थी। माल है कि कई दिन पहले ही रतन बाबू तब कुल मिलाकर छुट्टी की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा था, आप भी तो साहब अकेले आदमी हैं, चलिए ना इस बार पूजा की छुट्टी में कहीं घूम फिर आएं। केशव बाबू ने अपनी कलम कान में खोसकर अपने हाथों को जोड़ते हुए उनकी तरफ देखा और सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, आपकी पसंद और मेरी पसंद क्या एक हो पाएगी? आप ऐसी ऐसी अजीब जगहों में जाइएगा जिनका हमें नाम भी नहीं मालूम। वहां तो ना तो कोई देखने की जगह होगी, ना ही खाने पीने की कोई सुविधा। मुझे माफ करें, मैं हरिना भी अपने साड़ू के यहाँ जा रहा हूँ। धीरे धीरे रतन बाबू की बात समझ में आ गई कि मन के लायक दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। उनकी पसंदगी नापसंदगी दूसरों की पसंदगी नापसंदगी से बिल्कुल नहीं मिलती है। इसलिए दोस्त बनाने की उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए। रतन बाबू के नेचर के मुताबिक कैरेक्टर में सचमुच एक नयापन था। एग्जाम्पल के तौर पर आबो हवा बदलने के लिए जाने की ही बात लें। केशव बाबू ने गलत नहीं कहा था। लोग आमतौर से आबो हवा के बदलाव के ख्याल से जहाँ जाते हैं, रतन बाबू की निगाह उस तरफ जाती ही नहीं। वो कहते हैं, अरे साहब, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि पुरी के पास ही समुद्र है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, दार्जिलिंग से कंचनजंगा दिखाई पड़ता है, हजारीबाग में पहाड़ है, जंगल है, रांची के पास हंड्र फॉल्स है। और लोगों के मुंह से एक ही चीज की बार बार डिटेल सुनने का मतलब है कि समझो उसे देख लिया। रतन बाबू को जिस जगह की तलाश रहती है वो है रेलवे स्टेशन का कोई एक छोटा शहर। बस इतना ही। हर साल छुट्टी के पहले टाइम टेबल खोलकर वो एक ऐसी जगह के नाम की तलाश करते हैं जो ज्यादा दूर ना हो, और फिर वो दुर्गा का नाम लेकर घर से निकल पड़ते हैं। कहाँ गए थे, क्या क्या देखा था, ये सब उनसे कोई पूछता नहीं था और वो भी ना किसी को बताते। ऐसा बहुत बार हो चुका था कि वो एक ऐसी जगह गए हों जिनका नाम तक उन्होंने पहले नहीं सुना होगा, और वो जहाँ भी गए हैं वहाँ उन्हें एक ऐसी चीज़ ज़रूर मिल गई जिसकी वजह से उनका मन खुशियों से भर उठा। और लोगों की नज़रों में ये सब चीज़ें हो सकता है बिल्कुल मामूली हों, जैसे रात बात खावा का एक बूढ़ा पीपल जो एक बेर और नारियल के पेड़ों से लिपटा खड़ा है, महेशगंज की एक नील कोठी का खंडर, मैना की एक मिठाई की दुकान की दाल की बर्फी। आपकी रतन बाबू जहाँ आए हैं उस जगह का नाम सिनी है। ये कस्बा टाटानगर से 15 मील की दूरी पर है। इतना ज़रूर है कि इस जगह को उन्होंने टाइम टेबल से खोज कर नहीं निकाला है। ऑफिस के अनुकूल दोस्त ने इस जगह के बारे में बताया था। न्यू महामाया होटल का नाम भी उन्हीं से सुना था। रतन बाबू को होटल अच्छा ही लगा। कमरा छोटा है मगर उससे क्या आता जाता है। पूरब और दक्षिण दोनों तरफ खिड़कियां हैं। उन खिड़कियों से बड़ा ही सुंदर सीन दिखाई पड़ता है। पंचा नाम का नौकर है,
वो सीधा सादा है। चाहे जाड़ा हो या गर्मी, रतन बाबू दोनों वक्त गर्म पानी से नहाते हैं। पंचा ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। होटल की रसोई मोटे तौर पर ठीक ही है और रतन बाबू भी यही पसंद करते हैं, क्योंकि खाने पीने के बारे में उन्हें कोई परहेज नहीं। बस उनकी तरफ से एक ही मांग रहती है, भात और रोटी। ये दोनों चीज़ें एक साथ ना हो तो वो खाना नहीं खा सकते। मछली के शोरवे के साथ भात और दाल सब्जी के साथ रोटी, यही उनका खाना खाने का तरीका है। होटल आते ही उन्होंने ये बात पंचा को बता दी और पंचा ने इसकी खबर मैनेजर को दे दी थी। नई जगह आने पर पहले दिन ही जब वो तीसरे पहर चहलकदमी नहीं कराते, उन्हें शांति नहीं मिलती। सिनी आने पर भी इस नियम में कोई हेरफेर नहीं आया। 4 बजे पंचा की लाई हुई चाय पीकर रतन बाबू घूमने फिरने निकल गए। कस्बे से बाहर निकलते ही खुला हुआ ऊंचा नीचा मैदान मिलता है। उसी की बीच से पगडंडियां निकलकर चली गई हैं। रतन बाबू एक पगडंडी पकड़कर जब 1-1.5 मील निकल गए तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जगह ढूंढ निकाली। एक छोटा सा डबरा है, उसमें कुछ कुमुद के फूल खिले हैं और चारों तरफ बेहिसाब पक्षियों का जमघट लगा है। बगुला, डाहुक, चाहा, कौडिल्ला, इन परिंदों को तो रतन बखूबी पहचानते हैं। बाकी परिंदों को उन्होंने यहाँ पहली बार देखा है। हर रोज तीसरे पहर इसी डबरे के किनारे बैठकर रतन बाबू छुट्टी के बाकी दिन गुजार सकते थे। मगर दूसरे दिन किसी दूसरी जगह की खोज में उन्होंने एक नई पगडंडी पकड़कर चलना शुरू कर दिया। 1 आध मील जाने के बाद रास्ते में बकरियों का एक झुंड मिला और उन्हें अपनी चहलकदमी कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। जब रास्ता खाली हो गया तो वो आगे बढ़े और 5-1 मिनटों के बाद उनकी निगाह लकड़ी के एक पुल पर गई और कुछ दूर जाने पर उन्हें पता चला कि वो एक ओवरब्रिज है। उसके नीचे से रेल की लाइन चली गई है। पूरब तरफ थोड़े फासले पर स्टेशन दिख रहा है और पश्चिम तरफ आंखें जितनी दूर जाती हैं रेल की पटरियां बिछी हुई दिखती हैं। अचानक कभी कोई ट्रेन आकर पुल के नीचे से निकल जाए तो कितनी अजीब बात होगी। इस पर सोचते ही रतन बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। रतन बाबू चूंकि एकटक रेलगाड़ी की पटरियों की तरफ देख रहे थे, इसलिए कब एक दूसरा आदमी उनकी बगल में आकर खड़ा हो गया इसका उन्हें पता ही नहीं चला। जब उन्होंने बगल की तरफ निगाह फेरी तो चौंक उठे। वो आदमी धोती और कमीज पहने था। कंधे पर क्रीम कलर के रंग की चादर थी, पैरों में कैनवास के जूते, आंखों पर बाईफोकल चश्मा। रतन बाबू के मन में एक खटका पैदा हुआ। इस आदमी को क्या वो पहले देख चुके हैं? जाना पहचाना क्या नहीं लगता। मंझले कद का है, देखा रंग भी गोरे काले के बीच का है। आंखों में उदासी और भावुकता की छाया है। कितनी उम्र होगी? 50 से ज्यादा नहीं। बाल बहुत ही कम पके हैं, कम से कम शाम की रोशनी से तो ऐसा ही लगता है। अजनबी ने एक ठंडी हंसी हंसकर रतन बाबू को नमस्कार किया। रतन बाबू जब हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे तो अचानक उनकी समझ में ये बात आ गई कि उनके मन में खटका क्यों पैदा हो रहा था। ये आदमी जो जाना पहचाना जैसा लगता है, इसकी कोई दूसरी वजह नहीं। इस ढांचे के चेहरे को रतन बाबू बहुत बार देख चुके हैं और देखा है तो आईने में ही। भले आदमी के चेहरे से उनका चेहरा हूबहू मिलता है। चेहरे का चौकोर भाव, बालों की मांग, मूंछों की शक्ल, ठुड्डी के बीच का गड्ढा, कान के ऊपर का हिस्सा, ये सब लगभग एक जैसे ही हैं। हाँ, अजनबी के शरीर का रंग कुछ ज्यादा कालापन लिए हुए है। भौहें ज्यादा घनी हैं और सिर के पिछले हिस्से के बाल कुछ ज्यादा लंबे हैं। इसके बाद अजनबी के गले की आवाज सुनकर रतन बाबू और ज्यादा चौंक पड़े। एक बार मोहल्ले के सुशांत नाम के लड़के ने उनके गले की आवाज टेप रिकॉर्डर में भरकर उन्हें सुनाई थी। उस आवाज और इस आदमी के गले की आवाज में कोई फर्क नहीं है। अजनबी ने कहा, मेरा नाम है मणिलाल मजूमदार। आप न्यू महामाया होटल में ठहरे हुए हैं ना? रतनलाल, मणिलाल, नाम भी मिलता जुलता है। रतन बाबू ने हैरानी के भाव को किसी तरह अलग हटाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। अजनबी ने कहा, शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मगर मैं इससे पहले भी आपको देख चुका हूं। कहाँ? आप पिछली पूजा की छुट्टी में दुलियान नहीं गए थे? रतन बाबू ने हैरत में आकर कहा, आप भी वहां गए थे? जी हाँ, मैं हर बार पूजा की छुट्टी में कहीं ना कहीं जाता हूँ। अकेला आदमी हूँ, दोस्तों की तादाद ज़्यादा नहीं है।
अकेले ही नई नई जगहों पर सैर सपाटा करना बहुत अच्छा भी लगता है। सिनी के बारे में मेरे ऑफिस के एक कुलीग ने मुझे बताया था। बहुत ही अच्छी जगह है। कहिए, ठीक कह रहा हूं ना? रतन बाबू ने थूक निकलकर सिर हिलाते हुए हामी भरी। वो एक अजीब तरह की बेयकीनी और फिक्र से मिले जुले भाव महसूस करने लगे। उस तरफ का तालाब देखा है, जिसके पास तीसरे पहर पर चिड़ियों का जमघट लगता है? मणिलाल बाबू ने पूछा। रतन बाबू ने हामी भरी। लगा कुछ विदेशी परिंदे भी वहां जमा हो गए हैं। कुछ ऐसे परिंदे भी देखे जिन्हें बंगाल में नहीं देखा था। आपका क्या ख्याल है? इतनी देर के बाद रतन बाबू कुछ नॉर्मल सिचुएशन में आए। बोले, मेरा भी यही मानना है। मैं भी बहुत से परिंदों को पहचान नहीं सका था। दूर से एक धम धम जैसी आवाज आ रही है। ट्रेन आ रही है। पूरब की तरफ देखने पर सर्च लाइट दिखाई पड़ी। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी शक्ल लेकर आगे बढ़ रही है। रतन बाबू और मणिलाल बाबू पुल की रेलिंग के किनारे जाकर खड़े हो गए। तेज आवाज करती, पुल को कपाती ट्रेन दूसरी दिशा की तरफ चली गई। दोनों आदमी पैदल चलकर पुल की दूसरी दिशा की तरफ बढ़ गए और तब तक ट्रेन को देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गई। रतन बाबू के मन में बच्चों के जैसा रोमांच जाग गया। मणिलाल बाबू ने कहा, हैरानी है, इतनी उम्र हो गई फिर भी रेलगाड़ी को देखने की दिलचस्पी मन से दूर नहीं होती है। लौटने के वक्त रतन बाबू को पता चला कि मणि बाबू को सिनी आए 3 दिन हुए हैं और वो कालिका होटल में ठहरे हैं। कलकत्ता ही में उनका पुश्तैनी मकान है और वो वहीं के एक बिजनेस ऑफिस में काम करते हैं। आमतौर से लोग एक दूसरे से तनख्वाह के बारे में नहीं पूछते, मगर रतन बाबू एक अजीब ख्वाहिश से मजबूर होकर पूछ ही बैठे। जवाब सुनकर उनका माथा पसीने से नहा गया। ऐसा होना पॉसिबल है? मणिलाल और रतन बाबू को तनख्वाह के रूप में एक ही रकम मिलती है। दोनों में से हर एक को 437 रुपये। पूजा में दोनों को बोनस भी एक ही जैसा मिलता है। यह आदमी पहले से ही रतन बाबू के बारे में सब कुछ पता लगाकर उनके साथ चालबाजी कर रहा है। रतन बाबू को ऐसा महसूस नहीं हुआ। पहली बात तो कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या घट रहा है, इस पर कभी किसी ने माथापच्ची नहीं की। वो अपनी रो में जिंदगी जी रहे हैं। ऑफिस के बाहर नौकर के अलावा किसी दूसरे से बात तक नहीं करते। कभी किसी के घर पर जाकर अड्डेबाजी नहीं करते। मान लिया तनख्वाह के बारे में बाहरी लोगों को भी पता चल सकता है, मगर रात को वो कब सोते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, किस अखबार को पढ़ते हैं, कौन सा थिएटर या बंगला सिनेमा अभी हाल में उन्होंने देखा है, ये सब बातें उनके अलावा किसी दूसरे को मालूम नहीं। लेकिन ये सारी बातें भले आदमी से हूबहू मिल रही हैं। रतन बाबू ये बात मुंह खोलकर मणि बाबू को नहीं कह सके। रास्ते भर वो सिर्फ मणिलाल बाबू की बातें सुनते रहे और अपने साथ उनका साथ पाकर बार बार हैरान होते रहे। अपने बारे में उन्होंने कभी कुछ ना बताया। रतन बाबू का ही होटल पहले मिलता है। होटल के सामने आकर मणिलाल बाबू ने पूछा, आपके यहाँ खाना कैसा मिलता है? रतन बाबू ने कहा, मछली का शोरबा बढ़िया मिलता है, बाकी सब चलने लायक है। मेरे होटल में अच्छी रसोई नहीं बनती। सुना है यहाँ जगन्नाथ मिष्ठान भंडार में खासी अच्छी पूरियाँ और चने की दाल मिलती है। आज रात वही खाना खाया जाए तो कैसे रहे? रतन बाबू ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, 8 बजे चला जाए। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, उसके बाद एक साथ चलेंगे। मणिलाल बाबू के चले जाने के बाद रतन बाबू होटल के अंदर जाने की बजाय कुछ देर रास्ते पर ही चहलकदमी करते रहे। शाम गहराने लगी है। आसमान साफ है, इतना साफ कि तारों के बीच से गुजरता हुआ बादलों का डेरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। हैरानी है, इतने दिनों से रतन बाबू को यही दुख था कि उन्हें ऐसा कोई दोस्त न मिला जिससे उनका मन और आदतें मेल खाती हूँ। लेकिन सिनी आने पर अचानक एक ऐसे आदमी से मुलाकात हो गई जिसे उनका डुप्लीकेट कह सकते हैं। चेहरे में थोड़ी बहुत बदलाव हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव और रुचि में ऐसी समानता है कि जुड़वे भाइयों में भी ऐसा मिलना मुश्किल है। इसका मतलब क्या यही है कि इतने दिनों बाद दोस्त की कमी दूर हो गई है? रतन बाबू को इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिला। मणिलाल बाबू से थोड़ा और मिलने जुलने से हो सकता है कि ये बात उनकी समझ में आ जाए। एक चीज वो अच्छी तरह समझ गए थे
और वो कि उनके अकेलेपन का भाव दूर हो गया है। इस दुनिया में उन्हीं के जैसा एक आदमी इतने दिनों से था और उससे अचानक मुलाकात हो गई। जगन्नाथ मिष्ठार भंडार में टेबल पर आमने सामने बैठकर खाना खाते हुए रतन बाबू ने गौर किया कि मणि बाबू भी उन्हीं की तरह चाट पहुँच कर खाना खाना पसंद करते हैं। उन्हीं की तरह खाना खाते खाते पानी पीते हैं। उन्हीं की तरह कागजी नींबू दाल में निचोड़ कर लेते हैं। सब कुछ खाने के बाद रतन बाबू दही खाते हैं। मणिलाल बाबू के साथ भी यही बात है। खाना खाने के वक्त रतन बाबू को इसलिए बेचैनी का अनुभव हो रहा था कि दूसरी मेजों के आदमी उन दोनों की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। क्या इन दोनों की आदतों का मिलान कर रहे थे? क्या ये इतनी साफ है कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खिंचाता है? खाना खाने के बाद रतन बाबू और मणिलाल बाबू चांदनी रात में कुछ देर तक चहलकदमी करते रहे। एक सवाल रतन बाबू के दिमाग में बहुत देर से चक्कर काट रहा था। बातचीत के सिलसिले में जब वो बाहर आया, आप क्या 50 पार कर चुके हैं? मणिलाल बाबू ने हंसकर कहा, जल्द ही 50 की सीमा पार करने जा रहा हूँ। 11 पूस में 50 कंप्लीट हो जाएगा। रतन बाबू का दिमाग चकराने लगा। दोनों की डेट ऑफ बर्थ एक ही है, 1916 ईस्वी का 11 पूस। आधे घंटे तक चहलकदमी करने के बाद वहां से विदा होने के वक्त मणिलाल बाबू ने हंसकर कहा, आपसे मुलाकात करके बेहद खुशी हुई। मैं किसी से घुलता मिलता नहीं हूँ, मगर आपके साथ कुछ और ही बात है। लगता है छुट्टी मज़े से बीतेगी। और दिन रतन बाबू 10 बजे से पहले सो जाते हैं। अपने साथ 2-4 बंगला मंथली मैगजीन्स लेकर लेटे लेटे जब कुछ देर तक उनके पन्नों को उलटते पुलटते हैं तो नींद अपने आप आ जाती है। लेटे लेटे ही हाथ बढ़ाकर बिजली का स्विच ऑफ करके बिजली का स्विच दबाकर बत्ती बुझा देते हैं और कुछ मिनटों में ही उनकी नाक बजने लगती है। मगर आज उनकी नींद आंखों में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा था। मैगजीन को हाथ में उठाकर उसे फिर से बगल की मेज में रख दिया। मणिलाल मजूमदार। रतन बाबू ने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में करोड़ों आदमी हैं, फिर भी कहीं ऐसे 2 आदमी नहीं मिल सकते हैं जिनके चेहरे हूबहू एक जैसे हों। हालांकि सभी की आँख, कान, नाक, पैर सब कुछ की संख्या बराबर होती है। चेहरे का एक जैसा होना तो हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन 2 आदमियों के मन का एक जैसा होना क्या पॉसिबल है? मन ही नहीं, उम्र, पेशा, गले की आवाज़, चलने और बैठने का अंदाज, आंखों के ऐनक का पावर, सब कुछ और भी बहुत सी चीज़ें हूबहू एक जैसी हैं। सोचने पर लगता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल हो चुका है। और इसका सबूत पिछले 4 घंटों के दौरान रतन बाबू को कई बार मिल चुका है। रात 11 बजे रतन बाबू ने बिस्तर से उठकर सुराही से चुल्लू में थोड़ा सा पानी लेकर उसे अपने सिर पर डाला। उनका सिर चकराने लगा है। इस हालत में नींद नहीं आएगी। भीगे सिर को अंगोछे से आहिस्ता से पोंछा और फिर बिछावन पर लेट गए। तकिया भीग गया। अच्छी ही बात है, जब तक तकिया सूख नहीं जाता माथा ठंडा रहेगा। पूरे मोहल्ले में खामोशी छाई हुई है। एक उल्लू विकट आवाज में चिल्लाता हुआ होटल के पास से उड़ता हुआ चला गया। खिड़की से चांदनी आकर बिस्तर पर रेंग रही है। न जाने कब रतन बाबू के मन से चिंता अपने आप दूर हो गई और उनकी पलकें बंद हो गईं। रात में सोने में देर होने की वजह से रतन बाबू की नींद लगभग 8 बजे टूटी। 9 बजे मणि बाबू आने वाले हैं। आज मंगलवार है। यहाँ से 1 मील के फासले पर एक जगह आज हाट लगेगी। कल खाते खाते लोगों ने लगभग एक साथ ही हाट जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। खरीदना कोई खास चीज नहीं है, यूं ही घूम फिर कर चले आएंगे। चाय पीते पीते लगभग 9 बज गए। सामने रखी तश्तरी से थोड़ी सी सौंफ उठाकर रतन बाबू ने मुंह में डाली और होटल से बाहर आते ही देखा मणिलाल बाबू मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। नजदीक आते ही मणिलाल बाबू ने सबसे पहले जो बात कही वो रतन बाबू और उनमें कितनी मिलती जुलती है। यही बात सोचते सोचते कल रात से वो बहुत देर से सोए थे। जब सोकर उठे तो 8:05 हो चुके थे। अक्सर वो ठीक 6 बजे बिस्तर से उठ जाते हैं। रतन बाबू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों हाट की तरफ रवाना हो गए। मोहल्ले के कुछ एक छोकरों का झमघट लगा हुआ था। रतन बाबू और मणि बाबू उनके सामने से जाने लगे। उसमें से एक ने टिटकारी के लहजे में कहा, माणिक मुक्ता की जोड़ी है। रतन बाबू उस बात पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ गए।
20 एक मिनटों में वो हाट पहुंच गए। अच्छी खासी हाट लगी है। फल फूल से लेकर साग सब्जी, बर्तन, मिट्टी की हांडी, मुर्गा, बकरी, तरह तरह की दुकानें सजी हैं। लोगों की भीड़ भी काफी है। उसी भीड़ के बीच से दुकानों पर सरसरी निगाह दौड़ाए हुए रतन बाबू और मणिलाल बाबू आगे बढ़ते गए। वो कौन है? पंचा? न जाने क्यों रतन बाबू ने उस भीड़ के सामने अपने होटल के नौकर को देखकर अपनी आंखें झुका ली और अपने चेहरे को भीड़ की ओट में छुपा लिया। उस छोकरे की मणिक मुक्ता की जोड़ी बात सुनने के बाद से ही उनके मन में यह धारणा घर कर गई कि उन दोनों को एक साथ देखकर लोग मन ही मन हंसा करते हैं। भीड़ के बीच से गुजरते गुजरते रतन बाबू के मन में अचानक ये ख्याल आया। उन्हें लगा कि जब वो अकेले थे तो अच्छी हालत में थे, उन्हें दोस्त की कतई जरूरत नहीं, और अगर दोस्त हो भी तो वो आदमी मणिलाल बाबू जैसा ना हो। वो मणिलाल बाबू से जितनी बार बातचीत करते हैं उतनी ही बार उन्हें लगता है कि वो अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। सवाल करने से उसका क्या जवाब मिलेगा? ये बात जैसे उन्हें पहले से ही मालूम हो। तर्क करने का कोई अवसर ही नहीं आता, विचार विमर्श करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, झगड़ा झंझट की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। ये कैसा रिलेशन है? उनके ऑफिस के कार्तिक राय और मुकुंद चक्रवर्ती में गहरी दोस्ती है, मगर ऐसा होने पर भी दोनों में क्या बहस नहीं होती? होती जरूर है, मगर फिर भी वो दोस्त हैं, एक दूसरे के सच्चे दोस्त। सारी बातों पर गौर करने के बाद उन्हें बार बार यही महसूस होने लगा कि मणिलाल मजूमदार उनके जीवन में ना आते तो अच्छा रहता। एक जैसे दो आदमी अगर इस दुनिया में हो तो उनका एक दूसरे के करीब आना कोई मायने नहीं रखता। सिनी से कलकत्ता लौट जाने के बाद भी मणिलाल बाबू से मुलाकात हो सकती है। ये बात सोचते ही रतन बाबू से हर उठे। एक दुकान में बांस की लाठी बिक रही थी। रतन बाबू की बहुत दिनों से लाठी खरीदने की इच्छा थी, मगर मणिलाल बाबू को दरदाम करते देख जोर जबरन अपनी इच्छा को मन में ही दबा लिया। आखिर में देखने में ये आया कि मणि बाबू ने एक के बदले 2 लाठियां खरीदी और उनमें से एक रतन बाबू को गिफ्ट के तौर पर दे दी। देते वक्त कहा, ये मामूली लाठी ये मामूली लाठी दोस्ती की निशानी के तौर पर अगर आपको दें तो आप मना नहीं करेंगे। हाट से लौटते के वक्त रास्ते में मणिलाल बाबू ने बहुत सारी बातें बताईं। अपने बचपन की बात, अपने माँ बाप की बात, अपने स्कूल कॉलेज की बात। सुनते वक्त रतन बाबू को महसूस हो रहा था कि उन्हीं की बातें कोई धड़ल्ले से उन्हें ही सुना रहा है। तीसरे पहर चाय पीकर वो दोनों मैदान के बीच की पगडंडी से होकर पुल की ओर जा रहे थे तो रतन बाबू के दिमाग में ख्याल आया। उन्हें ज्यादा बोलना नहीं पड़ रहा था, इसलिए उनका दिमाग अच्छी तरह काम कर रहा था। दोपहर से ही उन्हें लग रहा था कि इस आदमी को अगर दूर हटा सकूं तो अच्छा रहे, मगर दिमाग में कोई सूझबूझ नहीं आ रही थी। इस पल आसमान के काले बादल पर नजर पड़ते ही रतन बाबू की आंखों के सामने एक उपाय अचानक से सामने की तरफ आ गया। हैरान है, एक आदमी की हत्या करने की बात सोचकर भी रतन बाबू खुद को दोषी नहीं मान सके। मणिलाल बाबू में अगर कोई खासियत होती, यहाँ तक कि उनका स्वभाव और चरित्र रतन बाबू से अगर तनिक भी भिन्न होता, तो रतन बाबू उनकी हत्या करने की बात नहीं सोच सकते थे। रतन बाबू को भरोसा हो गया कि वो एक तरह की 2 आदमियों का एक साथ जिंदा रहना कोई मतलब नहीं रखता। वो हैं और वो ही रहेंगे, यही काफ़ी है। मणिलाल बाबू जिंदा रहकर भी अगर उनसे दूर रहते, जैसा कि कुछ एक दिन पहले था, तो उन्हें कोई एतराज़ न था, मगर अब इस जान पहचान के बाद ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्हें दूर हटा देना निहायत ज़रूरी है। दोनों आदमी ओवरब्रिज पर पहुंचे थे। बड़ी ही उमस है, मणिलाल बाबू ने कहा। रात में बारिश हो सकती है और इसका मतलब है कि कल से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। इसी बीच रतन बाबू ने अपनी घड़ी की तरफ एक बार निगाह डाली। 6 बजने में 12 मिनट बाकी हैं। ट्रेन ठीक वक्त पर आती जाती है, आप देर नहीं है। रतन बाबू ने अपनी जड़ता को ढकने के ख्याल से उबासी ली और कहा, अभी 4-5 घंटे तक बारिश की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सुपारी खाइएगा? मणि बाबू ने जेब से टीन का एक गोल डिब्बा निकाला और उसके ढक्कन को खोलकर रतन बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रतन बाबू की जेब में भी एक डिब्बे में सुपारी थी। उस डिब्बे को जेब से बिना निकाले और उसकी चर्चा बगैर किए उन्होंने मणिलाल बाबू के डब्बे से सुपारी का एक टुकड़ा निकालकर मुंह में डाल लिया। और ठीक उसी वक्त ट्रेन की आवाज आई।
मणिलाल बाबू ने रेलिंग के पास जाकर घड़ी की तरफ देखा। 7 मिनट बिफोर टाइम। पश्चिम की तरफ घटा छाए रहने की वजह से आज और दिनों के बनिस्बत ज्यादा अंधेरा है, इसलिए हेडलाइट की रोशनी ज्यादा उजली लग रही है। ट्रेन अब भी काफी दूर है। तब हाँ, रोशनी का आयतन जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है। एक टक देखा जाए तो आंखों में पानी भर आए। क्रिंग क्रिंग। एक आदमी साइकिल पर सवार होकर सड़क से पुल की तरफ आ रहा है। भारी मुसीबत है, ये आदमी यहाँ रुकने वाला है क्या? रतन बाबू की आशंका गलत साबित हुई। वो उन दोनों की बगल से होता हुआ आंधी की तरह साइकिल चलाता हुआ दूसरी दिशा के रास्ते में शाम के अंधेरे में खो गया। ट्रेन तेज रफ्तार से चली आ रही है। आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाले हेडलाइट में फासले का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बस कुछ ही सेकंडों के दौरान ओवर ब्रिज कांपने लगेगा। ट्रेन की आवाज से कान का पर्दा फटा जा रहा है। मणिलाल बाबू रेलिंग पकड़कर ट्रेन की तरफ देख रहे हैं। एक बार बिजली चमकी और उसके साथ ही रतन बाबू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों हाथों से मणिलाल बाबू की पीठ पर एक धक्का लगाया। मणिलाल बाबू की देह 2 हाथ ऊंची लकड़ी की रेलिंग के ऊपर से होती हुई सीधे रेल की पटरियों की तरफ चली गई। ठीक उसी पल रतन बाबू को महसूस हुआ कि ओवर ब्रिज थरथराने लगा है। आज रतन बाबू ने ट्रेन जाने के सीन को देखने का इंतजार नहीं किया। लकड़ी की ब्रिज की तरह ही उनके अंदर भी एक थरथराहट शुरू हो गई। पश्चिम की घटा बहुत आगे चली आई है और बीच बीच में बिजली चमक रही है। रतन बाबू ने शाल को अच्छी तरह लपेट लिया और होटल की तरफ चल पड़े। बारिश के पहले झोंके को नजरअंदाज करने की नाकामयाब कोशिश में रतन बाबू ने बाकी रास्ते को दौड़ दौड़ कर तय किया और हाँफते हुए होटल पहुंचे। अंदर जाते ही उन्हें शक हुआ, वो कहाँ आ गए? महामाया होटल के सामने ऐसा मकान नहीं था। इस तरह की मेज, इस तरह की कुर्सियों की सजावट, दीवार पर इस तरह की तस्वीर। इधर उधर देखने के बाद अचानक उनकी निगाह लकड़ी के बोर्ड पर गई। बाप रे, उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वो तो कालिका होटल के अंदर आ गए हैं। यहीं मणिलाल बाबू टिके हुए थे ना? बारिश ने उन्हें भिगो दिया था क्या? किसी आदमी ने उनसे कुछ पूछा। रतन बाबू ने मुड़कर देखा। एक आदमी है जिसके बाल घुंघराले हैं, देह पर हरे रंग की शाल है। लगता है इसी होटल का रहने वाला है। वो उनकी तरफ मुंह किए चाय की प्याली लिए बैठा है। रतन बाबू के चेहरे पर नजर पड़ने के बाद उसने थोड़ा घबराहट के साथ कहा, सॉरी, गलती हो गई। आप पर अचानक नजर पड़ी तो लगा मणिलाल बाबू हैं। इस सवाल से उनके मन में शक पैदा हुआ कि उन्होंने जो हत्या की है वो हर नज़र से सोच समझ कर और पूरी सावधानी बरत कर की है या नहीं। वो दोनों एक साथ निकले थे। बहुतों ने हो सकता है देखा हो, मगर देखना ही क्या, ध्यान से देखना है। जिन्होंने देखा होगा उन्हें क्या ये बात याद रहेगी? और अगर याद भी हो तो क्या उन पर कोई शक करेगा? हाट से निकलने के बाद जब वो खुले रास्ते पर आए तो उन्हें किसी ने नहीं देखा था। ये बात रतन बाबू अच्छी तरह जानते हैं। और उस ओवर ब्रिज पर पहुंचने के बाद, ओह हाँ, उस साइकिल वाले ने जरूर देखा था, मगर तब अंधेरा गहरा हो चुका था। इस तरह तेजी से साइकिल चलाते हुए उस आदमी ने उनका चेहरा क्या पहचान लिया होगा? और पहचान करके क्या याद रखा होगा? इम्पॉसिबल बात है। रतन बाबू ने इस बात पर जितना सोचा विचारा, वो इतना ही बेफिक्री का ख्याल करने लगे। मणिलाल बाबू की लाश जरूर ही बरामद होगी, लेकिन उसके नतीजतन रतन बाबू पर शक होगा। मामले पर गौर किया जाएगा। उन्हें खूनी मानकर फांसी की सजा दी जाएगी। इन बातों पर रतन बाबू को कतई विश्वास नहीं हुआ। बाहर बारिश होते देखकर रतन बाबू ने कालिका होटल में बैठकर एक प्याली चाय पी। 7:30 बजे बारिश ने रुकने का नाम लिया। रतन बाबू सीधे महामाया चले आए। किसी तरह गलती से वो दूसरे होटल में चले गए थे। इस पर सोचते ही उन्हें हंसी आने लगी। रात में पेट भर खाना खाकर जब रतन बाबू बिस्तर पर लेट गए और देश मैगजीन खोलकर ऑस्ट्रेलिया की जंगली जाति के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद बत्ती बुझाकर इत्मीनान के साथ आंखें बंद कर ली। अब फिर वो अकेले और इकलौते हो गए हैं। उनका कोई साथी नहीं है और ना ही उसकी ज़रूरत ही है। वो इतने दिनों से जिस तरह जिंदगी गुजार रहे थे उसी तरह गुजारेंगे। इससे बढ़कर आराम और क्या हो सकता है? बाहर फिर से पानी बरसने लगा है। उसी के साथ बिजली की चमक
और बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। मगर इससे कुछ आता जाता नहीं, क्योंकि रतन बाबू की नाक बजने लगी है। दूसरे दिन जब वो चाय पी रहे थे तो पंचा ने आकर पूछा, ये लाठी कल बाजार से खरीदी है क्या बाबू? रतन बाबू ने कहा, हाँ। कीमत कितनी है? रतन बाबू ने उसका दाम बताया। उसके बाद अपनी आवाज को जितना हो सके नॉर्मल बनाकर कहा, तुम हाट गए थे? पंचा ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबू, आपको भी देखा था। आपकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी? नहीं। उसके बाद पंचा से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। चाय पीकर वो होटल से बाहर निकले और पैदल चलते हुए कालिका होटल के पास आए। कल का वही घुंघराले बालों वाला आदमी कुछ बंगालियों के साथ दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर बातचीत कर रहा है। मणिलाल बाबू का नाम और सीसाइड शब्द रतन बाबू को सुनाई पड़ा। अच्छी तरह सुनने के लिए वो थोड़ा और आगे बढ़े। इतना ही नहीं, एक सवाल भी किया, किसने आत्महत्या कर ली साहब? कल के भले आदमी ने कहा, कल आपको देखकर जिस आदमी का मैंने अंदाजा लगाया था उन्होंने। सुइसाइड? लगता तो यही है। रेलगाड़ियों की पटरी के पास लाश मिली है। एक ओवरब्रिज है ठीक उसी के नीचे। लगता है ऊपर से छलांग मारकर कूद पड़े हैं। वो यूं ही अजीब किस्म के थे, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। हम उन पर कमेंटबाजी किया करते थे। डेड बॉडी कहाँ है? पुलिस के जिम्मे हवा पानी बदलने के ख्याल से आए होंगे। यहाँ उनका कोई जान पहचान वाला नहीं। कलकत्ते से आए थे, इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं। रतन बाबू ने सहानुभूति की मुद्रा में एक दो बार सिर हिलाकर आवाज की और उसके बाद फिर से चहलकदमी करना शुरू कर दिया। सुइसाइड, फिर हत्या की बात किसी के दिमाग में नहीं आई है। उनकी तकदीर कितनी अच्छी है। फिर हत्या करना तो बड़ा ही आसान काम है। लोग इतना डरते क्यों हैं? रतन बाबू बहुत हल्कापन महसूस करने लगे। 2 दिनों के बाद वो आज फिर अकेले घूमने के लिए बाहर जा सकेंगे, ये बात सोचकर उन्हें खुशी हुई। पिछले दिन मणिलाल बाबू को धक्का देने के वक्त हो सकता है रतन बाबू का एक बटन टूटकर गिर गया था। दर्जी की दुकान पर जाकर उन्होंने उसे टकवा लिया। उसके बाद मनिहारी की दुकान पर जाकर नीम का टूथपेस्ट खरीदा। नहीं खरीदते तो कल सुबह दांत साफ नहीं कर पाते। अभी जो टूथपेस्ट उनके पास है, दबते दबते वो चपटा होकर आखिरी हालत में पहुंच चुका है। दुकान से निकलकर कुछ दूर जाते ही उन्हें एक मकान में कीर्तन की आवाज सुनाई पड़ी। रतन बाबू थोड़ी देर रुककर कीर्तन सुनने लगे। उसके बाद शहर के बाहर की एक नई सड़क को पकड़कर एक आध मील का चक्कर काटते रहे। उसके बाद 11 बजे होटल लौटकर नहाया धोया और खाना खाया। खाना खाने के बाद छोटी नींद लेने की कोशिश करने लगे और दिनों की तरह 3 बजे उनकी आंख खुली और खुलते ही रतन बाबू को लगा उनका मन चाह रहा है कि आज शाम एक बार फिर ओवरब्रिज की तरफ घूमने निकल जाएं। कल वो ठीक से ट्रेन का सीन नहीं देख पाए। आकाश की बदली छटी नहीं थी, मगर उससे हर्ज ही क्या है। आज बारिश की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आज वो ट्रेन को आने से जाने तक आराम से देखते रहेंगे। 5 बजे चाय पीकर रतन बाबू नीचे आए। सामने ही मैनेजर शंभू बाबू बैठे हुए थे। रतन बाबू पर नजर पड़ते ही बोले, कल जिस आदमी की मौत हुई थी, क्या आप उसे जानते थे? शुरू में बिना कुछ बोले रतन बाबू ने हैरान होने का नाटक किया और शंभू की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, क्या बात है? नहीं, वो यानी पंचा ने बताया कि हाट में उसने आप दोनों को एक साथ देखा था। रतन बाबू ने थोड़ा मुस्कुराकर धीरज से कहा, यहाँ मुझे किसी से जान पहचान नहीं हुई है। हाट में अलबत्ता 2-4 आदमियों से बातचीत हुई थी, पर किस आदमी की मौत हुई है ये बात मुझे नहीं मालूम। ओह, शंभू बाबू हंस पड़े। बड़ा ही दिलचस्प आदमी था। आपकी ही तरह हवा पानी बदलने के ख्याल से आया था। कालिका होटल में ठहरा हुआ था। ओह, ये बात है। उसके बाद बिना कुछ बोले रतन बाबू बाहर निकल आए। लगभग 2 मील रास्ता तय करना है। अब देर करने से ट्रेन नहीं देख पाएंगे। रास्ते में किसी ने उन पर शक की नजर नहीं डाली। कल जिन छोकरों का जमघट लगा था, आज उनमें से वहां कोई नहीं था। मणिमुक्ता की जोड़ी वाली बात रतन बाबू को अच्छी नहीं लगी थी। वो छोकरे कहाँ चले गए? रतन बाबू को ढोल की आवाज सुनाई पड़ी। मोहल्ले में पूजा हो रही है, छोकरे जरूर ही वहीं गए होंगे। रतन बाबू इत्मीनान के साथ आगे बढ़ते गए। खुले मैदान के बीच के रास्ते पर आज वो अकेले ही हैं। मणिलाल बाबू से जान पहचान होने के पहले भी वो इत्मीनान से रहते थे, लेकिन आज वो जितना हल्कापन महसूस कर रहे हैं
इससे पहले कभी इतना हल्कापन महसूस नहीं किया था। वही तो बबूल का पेड़ दिख रहा है। उसको पार करने के बाद कुछ मिनटों तक चहलकदमी करनी पड़ेगी और ओवरब्रिज मिलेगा। आसमान में चारों तरफ घटा छाई है। हाँ, घटा का रंग गहरा काला नहीं बल्कि स्लेटी है। हवा नहीं है, इसलिए तमाम बादल एक जगह इकट्ठे होकर खड़े हैं। ओवरब्रिज पर नजर पड़ते ही रतन बाबू का मन आनंद से नाच उठा। वो लंबे डग भरने लगे। कहा नहीं जा सकता, ट्रेन कहीं कल से पहले ना आ जाए। सिर के ऊपर से बगुलों का एक झुंड उड़कर चला गया। पता नहीं विदेशी बगुले हैं या इसी देश के। पुल पर खड़े होने के बाद रतन बाबू को शाम की खूबसूरती का भरपूर एहसास हुआ। खूब सावधानी से कंसंट्रेशन के साथ सुनने पर भी ढोल की महीन आवाज सुनाई पड़ती है। इसके अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं है। रतन बाबू रेलिंग के पास खड़े हो गए। दूर सिग्नल दिखाई पड़ रहा है और उससे भी दूर स्टेशन। रेलिंग के निचले हिस्से में लकड़ी की दरार में कोई चीज चमक रही है। रतन बाबू ने झुककर उस चीज को उठाया। वो एक गोल टीन का डिब्बा है। उसके अंदर इलायची और सुपारी है। रतन बाबू ने थोड़ा मुस्कुराकर उसे पुल के नीचे रेलवे लाइन पर फेंक दिया। ठन से आवाज हुई, पता नहीं सुपारी का ये डिब्बा कितने दिनों तक पड़ा रहेगा। ये किस चीज की रोशनी है? ट्रेन आ रही है, अभी सुनाई नहीं पड़ रही, मगर रोशनी आगे बढ़ती आ रही है। रतन बाबू अवाक होकर रोशनी देखने लगे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और उनके कंधे से शॉल नीचे गिर पड़ती है। रतन बाबू उसे फिर से बदन में लपेट लेते हैं। अब आवाज सुनाई पड़ती है और उसके साथ साथ बादलों की गड़गड़ाहट। अचानक रतन बाबू को लगता है कोई उनके पीछे आकर खड़ा हो गया है। अभी ट्रेन की तरफ से आंखें हटाना मुश्किल है, फिर भी उन्होंने एक बार अपने इर्द गिर्द निगाह डाली। कहीं कोई नहीं है। कल के मुकाबले आज अंधेरा कम है, इसलिए देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। तेज रफ्तार में आती हुई उस बड़ी ट्रेन और रतन बाबू के अलावा एक आध मील के दायरे में जाहिर है और कोई नहीं है। अभी ट्रेन 100 गज के बीच ही होगी। रतन बाबू रेलिंग की तरफ थोड़ा और बढ़ गए। पहले के जमाने की स्टीम इंजन होती तो इतना आगे बढ़ना आसान नहीं था। आंख मुंह में कोयले का धुआं भर जाने की पॉसिबिलिटी थी। ये डीजल ट्रेन है, इसलिए इससे धुआं नहीं निकलता, बस छाती को कपाने वाली गुरुगंभीर आवाज है और आंखों में चकाचौंध पैदा करने वाला हेडलाइट। अब ट्रेन ब्रिज के नीचे आ चुकी है। रतन बाबू कोहनियों के बल सामने की तरफ झुक गए हैं और ठीक उसी पल पीछे से दो हाथों ने उनकी पीठ को जोरों से धकेल दिया। रतन बाबू उस धक्के को संभाल नहीं सके क्योंकि रेलिंग सिर्फ 2 हाथ की ऊंची थी। मेल ट्रेन आवाज करती ब्रिज को कंपाती पश्चिम की तरफ, जहां के आकाश का लाल रंग अब बैंगनी हो चुका है, चली गई है। रतन बाबू अब ब्रिज पर नहीं है। तब हाँ, उनकी निशानी के तौर पर एक चीज अब भी रेलिंग की लकड़ी की दरार में अटकी हुई है और वो है सुपारी और इलायची से भरा हुआ एल्युमिनियम का एक डब्बा। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे तो बड़ी दिलचस्प लगी। तो यही तो सत्यजीत रे की खासियत है, सनसनाती हुई मुकम्मल स्टोरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त।